अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जिस तरह कहा जाता है कि मुख्तारा गल वध गई है, तो गल वध ही गई है। बंदयाल साहब जो हैं बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। उनके लिए कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, नहीं उन्हें रास्ता सुझाई दे रहा है। आज भी जब उन्होंने दोबारा पीटीआई की एप्लीकेशंस पर समाअत शुरू की, तो समाअत शुरू करते ही जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने पॉइंट ऑफ आर्डर अपने एतराज़ में कहा कि वो इस केस को मज़ीद समाअत नहीं कर सकेंगे। ये क्यों वजह हुई? उसकी वजह हुई जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कल का फैसला, जो 3 रुकनी बेंच ने कल फैसला दिया। 2-1 से जो फैसला हुआ वो एक केस में काजी फायज़ ईसा ने दिया, जो हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स ज़्यादा मिलती हैं, उस पर केस था। उसी केस में जो है जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला दे दिया कि अब जब तक पार्लियामान ने नई सुप्रीम कोर्ट के रूल बनाए, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, कोई भी सोमोटो नहीं होगा। और न ही सोमोटो की होने वाली जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, जितनी भी समाअतें हो रही हैं, वो सब के सब रोक दी जाएँ। लेकिन उसके बावजूद इस फैसले आने के बाद बंदयाल ने आज अपना अलग बेंच का कार्रवाई शुरू की, लेकिन कार्रवाई शुरू करते ही जस्टिस अमीन उनसे अलहदा हो गए। तो ये 4 रुकनी बेंच बचा और फिर यूं जजेस ने कार्रवाई मुलतवी करके अपने चैम्बर में चले गए और वहाँ मुशावरती इजलास हुआ, जो शाम तक जारी रहा, मुख्तलिफ हलकों पे चलते रहा। लेकिन शाम को फिर ऐलान हुआ कि कल बंदयाल साहब 4 रुकनी बेंच की सरबराही में समाअत करेंगे, जो बाकी पीछे 4 बेंच जो रह गए हैं, जिसमें 3 हम ख्याल और 1 जमाल मंदोखेल है। तो इस तरह अब कल ये इसकी समाअत फिर होगी। अब देखना ये होगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है या नहीं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर आ चुका है कि ऐसे कोई केस की समाअत नहीं होगी जो 184 का जो केसेस की समाअत कर रहे हैं। और ये भी उसी सिलसिले की समाअत है जो इलेक्शन कमीशन का पंजाब और केपी में इलेक्शन को कराने की डेट देने का जो बंदयाल जो कर रहे हैं ये समाअत, उसको वो भी इस ज़मरे में आती है कि अब देखना होगा कि ये अब क्या सूरत हाल होती है। और कल जब ये समाअत शुरू होगी तो क्या सूरत हाल होगी, क्या जमाल मंदोखेल भी इसमें मज़ीद आगे चलेंगे या ये मौजूद जज जो है वहाँ से उठ जाएंगे। उसके अलावा आज सेनेट में भी कार्रवाई हुई। आज जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ये जो फैसला हुआ और ये जो अदालत की बेंच टूट गई, उस पर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि ये एक इन्होंने शरारत की है। अब जजों के लिए ये कह रहा है कि उन्होंने शरारत की है। पहले जब कहता था कि जजों की हिमायत की जाए, उनके खिलाफ बात नहीं की थी, लेकिन आज खुद वो ये बात कर रहा था कि ये जजों ने शरारत की है। उसके अलावा उन्हीं के वकील अली ज़फ़र ने इस बात को मुस्तरद किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक अदालती फ़ैसला है, वो किसी को पसंद हो न पसंद हो, लेकिन ये अदालती फ़ैसला है, कोई शरारत नहीं है। तो यूं अली ज़फ़र का बयान जो है रिकॉर्ड पे था और अली ज़फ़र ने यहाँ एक बात की और वहाँ सेनेट में जाके रोस्ट्रम पे दूसरी बात की और कहा कि इस बिल से उन्हें शदीद इख्तलाफ है। तो ये इनका दोगलापन आज सामने आ गया और पीटीआई के वकील, पीटीआई के रहनुमा हामिद खान खुद जो है इस बिल की, जो सुप्रीम कोर्ट का बिल 2023 कल कौमी असेंबली ने पास किया था, आज सेनेट में पेश किया गया है, उसकी हिमायत की है। उसके वकला ने इसकी हिमायत की है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उसकी हिमायत की है कि ऐसा होनी चाहिए। ये जुडिशल मार्शल लॉ के खात्मे की तरफ कदम होगा, क्योंकि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये 184 का सहारा लेके केसेस चलाए और लोगों को सजाएं दी। इसमें ये काला कानून है, क्योंकि इस केस में अगर किसी को सोमोटो लेकर सज़ा दे दो तो उसकी कोई अपील नहीं होती, कोई किसी सुनवाई नहीं होती। तो ये बड़ा एक नाइंसाफ़ी और जुल्म का आर्टिकल था जिसे एड्रेस किया गया है। और इसके बाद कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने पास कर दिया। अब ये सदर के पास चला गया है। सदर अलवी अब इसको ज़ाहिर है पीटीआई का कारकुन होते हुए मंजूर तो नहीं करेंगे, वो इसको 14 दिन इस पर बैठे रहेंगे और जैसे दिन ख़त्म होंगे तो ये वापस पार्लियामेंट को भेज देंगे कि ये मैं पास नहीं कर सकता। उसके बाद
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये चीज़ पेश की जाएगी, ये बिल पेश कर दिया जाएगा दोबारा, और वहाँ से ये पास होने के बाद सदर के पास जाएगा, फिर सदर उसको मंजूर करे या न करे, वो पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। यानी इसमें 14 से 20 दिन मजीद लग सकते हैं, क्योंकि अगर अलवी ने गंद डाला तो 14 से 20 दिन लगेंगे। अगर वो इसको पास करते हैं तो करेंगे, लेकिन वो पास इसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुल्क के सदर होने के अलावा पीटीआई के पालतू भी है, वो उन्हीं के इशारों पे चलने वाले हैं। जब तक वो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते, और नहीं पाकिस्तान के सदर की इसमें कोई झलक नज़र आती है। तो ये सूरत हाल है आज की। आज बहुत ही जो है ख़तरनाक दिन है, और जो लड़ाई दिन ब दिन करीब होती जा रही है, और ये लड़ाई ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुकी है। अब जस्टिस बंदयाल के लिए वहाँ से बच के निकलना मेरे ख्याल है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कामरान खान के बकौल कामरान खान जैसे सहाफ़ी, जो बाखबर सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहते हैं, बाजवा के दो दिल की छाँव में रहते थे, तो उन्होंने भी कल ट्वीट कर कर जो है बंदयाल साहब को कहा है कि वो स्टेप डाउन करें, ताकि पाकिस्तान बुरहान से निकल सके। क्योंकि अभी जो भी बुरहान हुआ है, वो बुरहान जो है सुप्रीम कोर्ट का अपना पैदा करदा है, और ये परदलाई को वज़ीर आला बनाने के लिए जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया था, तो यहाँ से ये खराबियाँ शुरू हुई, और वो मुसलसल चल रही हैं। पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान में जो बुरहान है, उसका ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट की जजेस है, जिन्होंने गलत रीराइट करके एक ऐसे शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया, जिसने 5 महीने में 7 अरब रुपए गायब कर दिए। तो इस तरह ये सूरत हाल चल रही है। और दूसरा, कल का दिन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ का दिन था। मरियम नवाज़ ने भी कसूर के कस्बे में जलसा किया, और इमरान खान को वो धोया है वहाँ पर कि दुनिया देखेगी, और मरियम नवाज़ के जलसे को दाद देना भी होगी कि वहाँ जो रश था, जो लोग नज़र आए, दिन की रोशनी में जलसा था। इमरान खान की तरह रात की अंधेरे में दूर दूर तक लाइटें लगाकर और फिर उसकी फ़ोटो छाप करके नहीं दिखाया गया, बल्कि ये बिल्कुल लोगों के लोग थे, और ये बहुत बड़ा जलसा था जो कसूर के कस्बे में हुआ है, और ज़बरदस्त किस्म का जलसा था। ये जलसा यकीनन इमरान खान के वो मीनार पाकिस्तान के खिलाफ जलसे से बहुत बड़ा जलसा था। ये इमरान खान का जलसा नाकाम था, और उसको पुराने जलसे की तस्वीरें लगाकर लोगों को दिखानी पड़ी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जलसा था। इस पर मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत को और मरियम नवाज़ को मुबारकबाद दी जाए कि उनकी मेहनत रंग ला रही है, और पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था, सपोर्टर था, मायूस था, अब वो उस मायूसी से बाहर निकल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून फिर अपनी उस जोबन पे आ रही है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी कल पार्लियामेंट में जजों को, इफ्तिखार चौधरी से लेकर मौजूदा चीफ जस्टिस तक सबको अच्छा खासा लताड़ा। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी ने 184 का बेजा इस्तेमाल करके मार्शलाई आमिनत लगाई, और ये फ़रौन बन के बैठ जाते हैं अपनी सीटों पे। सियासतदान कोई थोड़ी गलती करे तो उसे 90 दिन के लिए नैब के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन आज तक किसी जज को कोई सज़ा नहीं हुई, किसी करप्शन पर किसी को सज़ा नहीं हुई। और बिल्कुल ये हकीकत भी है, ये मुक़द्दस गाय बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो इनको उहदे से हटा दिया जाता है, ताहम इनको कोई सज़ा ही नहीं हुई। तो ये भी कानून बनना चाहिए कि जजेस और जनरलों को भी कानून के कटघरे में लाया जाए। इन सबको भी करप्शन में और इन चीज़ों में अगर मुलव्वस हैं तो उनको करारवा की सज़ा जो है दी जाए, उनको ऐसे छोड़ा न जाए। तो ये सूरत हाल रही कल की। और आज भी सेनेट से पास हुआ, जहाँ पीटीआई के अराकीन ने बहुत शोर शराबा मचाया, लेकिन जब इसका वोटिंग का टाइम आया तो 60 वोटर जो है बिल के हक में, और सिर्फ 16 वोट जो है मुखालफत में पड़े हैं। तो पीटीआई को अच्छी खासी यहाँ सबकी उठानी पड़ी है। मेरा ख्याल है कुछ पीटीआई के लोगों ने भी इसको वोट में सपोर्ट कर दिया है। उसके अलावा जनरल बाजवा की इंटरव्यूज़ की सीरीज़ जो चल रही है, 2 किस्तें आ चुकी थी, कल शाम को एक तीसरी किस्त भी जारी हो चुकी है। उसके मंदरजात बहुत भयानक है। उसमें यह भी बताया गया, जनरल बाजवा ने कहा कि नवाज़ शरीफ को डार लीक्स में जो है सज़ा
आई या उसके खिलाफ जो डाल लीक्स लगी शुरू, वो जनरल जो है पहले जनरल राहिल ने की थी शुरू, जिसका बुनियादी मकसद एक्सटेंशन लेना था। जनरल राहिल एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी, इसलिए उन्हें डाल लीक्स में फंसाया गया। और उसके बदले में फिर परवेज़ रशीद को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा, और आज तक परवेज़ रशीद बेचारा उसकी सज़ा भुगत रहा है और उसे सेनेट में या कहीं भी रुकनीत नहीं दी जा रही। तो ये सूरत हाल थी। उसके अलावा जनरल बाजवा ने कहा कि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, नवाज शरीफ ने तो मुझे अपॉइंट किया, तो मैं उनके खिलाफ कैसे साजिश करता। ये अदलिया की कार्रवाई थी। अदलिया ने पहले ही पनामा केस शुरू किया हुआ था, और हमने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि वो JIT में आर्मी वालों के नाम न दे, लेकिन नवाज शरीफ बजद था कि नहीं, आर्मी के भी 2 बंदे इसमें शामिल हो। वो चाहता था कि आर्मी वाले आएँ। उसे पूरा यकीन था कि वो इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त के जजों ने इसे बरी न करने का सोचा हुआ था और इसे इस केस में फंसा दिया, और यूं नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर सज़ा दी गई। जनरल बाजवा ने कहा कि नवाज शरीफ को फौज के जो जनरलों का गुस्सा इस बात पे था कि नवाज शरीफ ने साबिक डिक्टेटर आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का केस चलाया था। इस पर भी आर्मी में गमा गुस्सा था। उन्होंने कहा कि फ़ौज का जनरल चाहे रिटायर हो या हाजिर हो, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फ़ौज फिर इस पर रिएक्शन भी देती है, और उसका नतीजा यही हुआ कि नवाज शरीफ को वक्त से पहले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को सलाह भी दी थी कि वो मुस्तफ़ी हो जाए, अभी 1-1.5 साल पड़ा है, किसी और को पार्टी को वो बनाए वज़ीर-ए-आज़म, और ख़ुद साइड बैठे इस केस को देखें, और उसके बाद जो है अगले इंतखाबात में वो आ जाएंगे तो कम से कम नाअहली से बच जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ को नहीं वहाँ छोड़ा, और मजबूरन फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। उन्होंने क्लियर बताया कि नवाज शरीफ के साथ खुल्लम खुल्ला ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ये शाहिद मित्तला के साथ उनका इंटरव्यू था। इसकी तफसीलात काफ़ी लंबी हैं, इसको हम एक अलग व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। कल आपको जनरल बाजवा की तीसरी किस्त का एक अलग जो है व्लॉग आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।